इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पीएम से लेकर अब सीएम तक हर जगह से यही अपील की जा रही है कि वैश्विक स्थिति बन गई, हमें समन्वय बनाकर चलना चाहिए, ईंधन को बचाना चाहिए। तो हमारे नेताजी आज यहाँ पर आए हैं, तो क्या इस अपील को मान रहे हैं आप लोग? विपक्ष की क्या रणनीति है इस पर? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है वो अपील प्रधानमंत्री जी ने देश की आर्थिक स्थिति अब उनको लगा होगा कि शायद खराब हो रही है तो अपील किया है। हम लोग तो जो आम आदमी पार्टी में, जब मैं तो अभी आया 1-1.5 साल पहले, लेकिन पहले से ही ऐसा साधारण जीवन जी रहे हैं, एक ही गाड़ी पर चलते हैं। इतनी बार विधायक रह ली, अभी भी हमारे पास कोई काफिला नहीं है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने ही विधायक हैं, उनके काफिले को देख लीजिए, 6 गाड़ी 8 गाड़ी 10 गाड़ी चलती है। और प्रधानमंत्री जी की बात को तो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है, लेकिन हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की बात को उनकी पार्टी के लोग भी माने, दिल्ली स्टेट के लोग माने। अब दिल्ली स्टेट में प्रशिक्षण का कार्यकाल चल रहा है, तो प्रशिक्षण के लिए लोग कहाँ जा रहे हैं? तो कोई जिम कॉर्बेट जा रहा है, कोई किसी रिसोर्ट में जा रहा है, कोई 500 किलोमीटर दूर जा रहा है, और सैकड़ों गाड़ियों में जा रहे हैं, वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण मिल किसको रहा है? दिल्ली के कार्यकर्ता, दिल्ली के वक्ता, दिल्ली के लोग। लेकिन संसाधनों का अनर्गल खर्च किसके ऊपर कैसा कर रहे हैं? तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की बात को दिल्ली स्टेट बीजेपी के कम से कम उसके प्रदेश अध्यक्ष को, उनके कार्यकर्ताओं को मानना चाहिए कि भाई आपके प्रधानमंत्री ने कहा है, तो इतना अनर्गल खर्चा कैसे कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी सीएम की तरफ से। बाकायदा उन्होंने कहा जो काफिला उनका होता था मात्र 4 गाड़ियां, जिसमें से 2 इलेक्ट्रिक हैं गाड़ियां। आज तमाम कैबिनेट मंत्रियों की बात कर लें, प्रवेश वर्मा साइकिल से पहुंचे थे, एक कार्यक्रम में उनको जाना था, और कपिल मिश्रा ईवी अपनी गाड़ी लेकर पहुंचे थे। तो ऐसे मेट्रो से सफर कर रहे हैं, डीटीसी से सफर कर रहे हैं, तो फॉलो कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है फॉलो उनकी अपनी। मैं इन सब का भोलापन देख के ऐसा लगता है जैसे मैं छत पे से कूद के जान दे दूं अपनी। इतने भोले लोग हैं ये लोग। ये सिंबलिज्म का जो राजनीति होती है ना, वो खतरनाक होती है। हमारे नेता ने भी कहा है, अगर देश के प्रधानमंत्री 2 या 4 गाड़ी पर चलेंगे तो ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का जीवन हमारे को चाहिए, सार्थक जीवन चाहिए उनका। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये एक सिंबल के रूप में कर रहे हैं। साइकिल पर अगर चल रहे हैं तो चलिए, हमेशा चलिए साइकिल पर। आइए नजफगढ़ से यहाँ पर साइकिल पर, आइए नई दिल्ली से यहाँ पर साइकिल पर। आप ये सिंबलिज्म क्यों करना चाहते हैं? ये आप दिखाना क्यों चाह रहे हैं? हम तो नहीं आ सकते हैं साइकिल पर। साइकिल पर जब हम छात्र राजनीति में थे तब चलते थे। अब इतनी गर्मी के अंदर साइकिल पर चल लेंगे, फिर आपके पीछे गाड़ियां चल रही होंगी, वो तो नहीं दिखाया है। और उस गाड़ी के अंदर क्या क्या है ये तो दिखाया है कि एनर्जी चॉकलेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसमें एनर्जी बिस्किट्स हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत होना चाहिए, लेकिन इस पर यह चिंतन होना चाहिए यह स्थिति 12-13 वर्ष के बाद ऐसी क्यों आ गई? आप तो वैश्विक गुरु थे। वैश्विक गुरु की स्थिति क्या हो गई? आपकी इस स्थिति में कौन साथ दे रहा है हमारा? कम से कम उन्हीं से साथ ले लेते, न्यू पपुआ गिनी के राष्ट्रपति से। वो भी नहीं आया है आपका साथ देने के लिए। या हमारे भगवंत मान जी ने कई देशों के नाम बताए थे कि भाई वो कहाँ गए देश। और आज इस स्थिति में हम पहुंच गए हैं कि आप कह रहे हैं सोना चांदी नहीं खरीदे। तो चलिए, 2013 में भी पी चिदम्बरम ने कहा था, उस स्थिति में आपने क्या कहा था? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स का मामला चलता नहीं है। मुझे लगता है राजनीति में सबसे अच्छी राजनीति वो होती है जब व्यक्ति अपने राज्य और प्रदेश और देश के लोगों से राजनीति ना करता हो। हमें लगता है यही अच्छी राजनीति होती है। लेकिन दिल्ली की जनता से भी सीएम ने अपील की है, जिस तरह प्रधानमंत्री ने 7 अपील की, उसके बाद सीएम ने भी अपील की, और वर्क फ्रॉम होम 2 दिन का सरकारी दफ्तरों में किया। दिल्ली की पब्लिक से अपील की कि आप नो व्हीकल डे। मेरा राघव जी से ना बहुत परिचय नहीं है, क्योंकि मैं तो भी आया हूँ 1.5 साल पहले, और राघव जी जहाँ गए वहाँ 32 साल में रहा हूँ। तो राघव जी का यहाँ पर शुरुआती दौर का अनुभव है, मेरा वहाँ पर शुरुआती दौर का अनुभव है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में गए, और भारतीय जनता पार्टी की मैं नब्ज को जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसी का प्रयोग करना है, किसका उपयोग करना है, वो अच्छी तरह जानते हैं। उनके पास खाका है, ये प्रयोग की वस्तुएं हैं। तो ये पंजाब के लिए प्रयोग हो रहा है। ये राघव चड्ढा एंड पार्टी जितने लोग गए हैं, अच्छा, प्रयोग के लिए गए हैं। आपका एक्सपीरियंस वहां पर रहा है, तो प्रयोग और संयोग का जो आप बोल रहे हैं, ये मूल मंत्र तो आप भी सीख कर आए होंगे आम आदमी पार्टी से। इसी से ऐड ऑन करते हुए मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि अब
आपकी किराड़ी विधानसभा, हमने अब तक देखा है कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में रही है तो आरोप लगाया कि काम नहीं करने दिया है। अब विपक्ष में है, आप भी विपक्ष के विधायक हैं, तो आप अपनी विधानसभा को कितना अपना बेस्ट दे पा रहे हैं? मेरे को जितना देना चाहिए मैं उतना नहीं दे पा रहा हूं अभी, क्योंकि सरकार इनकी है। अब सरकार में एक सुनिश्चित हुआ है कि 22 विपक्ष के जो विधायक हैं उनके कामों पर थोड़ा सा हर एक सत्ता पक्ष को लगता है कि हम उनको अड़ा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन न्यायालय है, कोर्ट है। मैं कोर्ट चला गया जैसे कुछ मामलों में, तुम हाँ ये पैसा नहीं रोक पाए हमारा, वो डेवलपमेंट हो रही है। कुछ मेरा अनुभव है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, कुछ प्रिविलेज विधायकों को क्या है सरकार के साथ, वो थोड़ा सा मुझे अनुभव है, क्योंकि बहुत साल मैं विपक्ष के रूप में ही रह के काम किया। शीला जी के वक्त में भी मैं विधायक था, उनके साथ तो 2 बार विधायक मैं रहा हूँ। तो इसलिए ये सब लोग अभी आए हैं, ठीक है, इनका अनुभव पुराना, ऊपर सरकार है, तो परेशानी हमें नहीं हो रही है ज़्यादा, परेशानी इनके विधायकों को ज़्यादा हो रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10-15 वर्षों का जो लालन पालन है, ये अपने लोगों को सबसे पहले ठोकते हैं, दूसरे की चिंता बाद में करते हैं। और हम लोग तो थोड़े बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं कि जैसे तैसे करके काम निकाल ही लेंगे। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है सार्थक रूप से, अगर मैं सहज रूप से सकारात्मक प्रयासों से मैं आगे बढ़ूंगा तो किराड़ी को हम अच्छी सहूलियत देंगे, और किराड़ी के लोग मुझे लगता है 1-1.5 साल के अंदर उन्हें बहुत चेंज नजर आएगा। और ये मैं पुख्ते के साथ इसलिए भी कह रहा हूं कि मैंने पहले करके दिया है, उसी आधार पर मैं जीत रहा। झा जी, आप छात्र राजनीति से उठकर आए हैं, और इंटरेस्टिंग इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जो मौजूदा सीएम है, जब वो डूसू की प्रेसिडेंट थी तो आप भी उनकी उसी वाइस प्रेसिडेंट थे। बिल्कुल तो बिल्कुल तालमेल अच्छा होगा ना सरकार में? तो परिचय तो है, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है ना, और जब मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे काम होता है, हम तो सामान्य से विधायक हैं, बातचीत तो होती होगी ना। अब वो ज्यादा नहीं करती है। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे विधायक जी के बारे में मालूम पड़ा जब आए, तो मैंने थोड़ी रिसर्च की कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो इधर उधर होता ही रहता है, लेकिन इनके घर में भी देवेश बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाला सीन है, तो कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है वहाँ कोई पक्ष और विपक्ष, और कभी ऐसी दिलचस्प लड़ाइयाँ, कुछ किस्सा सुनाइए। आपको शायद ये भी नहीं, लोगों को ये कम ही पता है कि मेरी पत्नी और मेरा चुनाव भी आमने सामने हुआ है। तो सिर्फ अलग अलग विचारों में नहीं है, हम आमने सामने चुनाव भी लड़े हैं, और वो भी डूसू प्रेसिडेंट जैसे प्रतिष्ठित चुनाव में। और लेकिन उसके बाद हो गया, मैं तो वो परवाना हूं, पत्थर को मुंह कर दूं, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। तो हम तो है, विपक्ष के भी लोग रहते हैं, तो हमारा उनके साथ भी मैं चाहता हूं कि अच्छे संबंध बने, वैचारिक लड़ाई जारी रहेगी। दुश्मनी हम इतनी ही करें कि सामने जब दोबारा मिले तो कम से कम नमस्कार हो जाए। और ये घर में भी है, और भारतीय परंपरा में प्रारब्ध का बड़ा ही खेल है। तो मतलब घर में कभी कोई इस तरह के क्लैशेस नहीं होते पक्ष विपक्ष? घर में ज्यादा नहीं होते। विधायक जी, मैं ये पूछना चाहूंगी किराड़ी के बारे में, किराड़ी की जनता को लेकर कि पानी की इतनी समस्या है, बिजली की इतनी समस्या है, हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जनता बोले तो प्रोटेस्ट में उतर आती है पानी की समस्या को लेकर। तो मैं पूछना चाहूंगी कि इस समस्या को लेकर क्या चल रहा है इन फ्यूचर, मतलब ठीक हो पाएंगी ये समस्या जिससे परेशान हो रहे हैं लोग? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पानी को लेकर के मैं पिछले वर्ष इसी वक्त भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था दिल्ली जल बोर्ड पर। हमने कहा कि किराड़ी की आबादी 9,50,000 है, जल बोर्ड के अनुसार हमको 33 MGD पानी चाहिए, और मेरे अनुसार लगभग 42 MGD पानी चाहिए। मिलता 8 MGD है, आता 7 MGD है। लीकेज की चोरी होने के बाद, लीकेज होने के बाद 6.5 MGD पानी मिलता है 9.5 लाख की आबादी को, यानी कि 4 दिन में एक बार हमको 2 घंटे पानी मिलता है। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में 18 घंटे पानी आता है, विजेंद्र गुप्ता जी के क्षेत्र में लगभग 14 घंटे पानी आता है, सिविल लाइन में जहां LG रहते हैं वहां पर 24 घंटे पानी आता है। हम हाईकोर्ट चले गए, हमने हाईकोर्ट में इतना ही कहा है कि आप एक जगह 24 घंटे पानी दे रहे हैं, क्योंकि वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री का आवास है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 18 घंटे पानी दे रहे हैं, इसका बराबर सामान्य वितरण हो। हमारे क्षेत्र में ये स्थिति है दिल्ली में आज की इस डेट में, जो पिछले 8 महीने में डेवलप हुई है, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिवली कहीं ना कहीं फेलियर है कि दक्षिणी सूडान के अंदर भी 200 लीटर पानी प्रत्येक दिन सूडानीज को मिलता है, जबकि वह लंबे समय तक गृह युद्ध में रहा है। उत्तर अफ्रीका के कई पिछड़े हुए देशों से ज्यादा बुरी स्थिति पानी के मामले में इस समय बाहरी दिल्ली के अंदर है।
हम सरकार से क्या कर सकते हैं? मांग कर सकते हैं। सरकार नहीं मांगती तो भूख हड़ताल पे बैठते हैं, भूख हड़ताल पे नहीं मिलता है तो हाईकोर्ट चले जाते हैं। फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि मतलब लोगों को परेशानी होती है कितनी, तो वो आपसे कांटेक्ट, मतलब आपसे कैसे कांटेक्ट में रह सकते हैं कि आपसे डायरेक्ट अगर पूछ सके कि ये परेशानी हो रही है, क्योंकि जनता बहुत परेशान है, वो अपनी आवाज उठाते हैं पर आप तक नहीं पहुंच पाती उनकी आवाज, तो ऐसे कुछ साधन है कि वो आप तक पहुंच सके उनकी आवाज? देखिए, एक्चुअली मेरा तो रेगुलर मेरा मूवमेंट रहता है एरिया में, मेरी जनता मेरे से बहुत मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी मान लीजिए एक जगह लीकेज हो गई और लीकेज में मान लीजिए 10,000 लोगों के घरों में पानी नहीं आया और 10,000 में से मेरे को 500 लोगों ने कॉल भी किया, तो मैं उसमें से कितने कॉल अटेंड कर पाऊंगा? लगभग 50-60। तो उसमें भी लोगों की शिकायतें रहती है, लेकिन जब धीरे धीरे पानी आता है तो शिकायतें दूर भी होती हैं। प्राथमिकता यह है कि दिल्ली जैसे शहर में शहरी गरीबी को समझना, लोग ग्रामीण गरीबी की बहुत बात करते हैं, शहरी गरीबी बड़ी ही खतरनाक होती है। गांव में तो ये होता है ना कि चलो भाई नाते रिश्तेदार हैं, एक ही गांव के हैं तो सबका पता होता है, शहरी गरीब में सबका पता नहीं होता। हमारे किराड़ी जैसे क्षेत्र में सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। वहां पर छोटी बच्चियों के साथ जिस प्रकार का मामले पिछले 10 सालों में आए हैं वह बड़े ही खतरनाक स्थिति में है। बच्चों के गायब होने की जो स्थितियां हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होने की स्थिति में है। इसलिए भारत के गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी महिला हैं, जो छोटी बच्चियों के साथ जो अपराध वहां पर हुए हैं, वहां पर पानी के मुद्दे पर बच्चों के अपहरण हुए हैं, रेप तक की घटनाएं हुई हैं पानी के मुद्दे पर। ये शहरी गरीबी का नतीजा है। छोटे बच्चों को गायब होने के जो मामले हैं बहुत बड़े स्तर पर रहे हैं। हमें लगता है कि उसको लेकर के जितना सार्थक प्रयास हम कर सकते हैं करें। चलिए विधायक जी, ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने सारी अपनी बात रखी है, 1 साल से ज्यादा का वक्त आपको हो गया है जनता की सेवा करते हुए। पहले कार्यकाल में नहीं जाऊंगी, इस कार्यकाल की बात कर रही हूँ, तो अपना अनुभव आप उसको लेकर बताइए और आप आगे आने वाले साल के लिए क्या विजन आपका रहने वाला है? आगे वाले और मुद्दा आप उठा देते हैं वहां पर कि जो लैंडफिल साइट खत्म कर रही है सरकार, वो आपके वहां कूड़ा डाला जा रहा है, ये आप लगातार बात कहते रहे। बिल्कुल कहता हूं। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं इधर आ गया हूं तो मैं सीधे सरकार की हर बात का विरोध करता हूं। सरकारें अच्छा भी काम करने का प्रयास करती हैं, लेकिन कई बार जब अनुभव नहीं होता तो काम बिगड़ जाता है उसका। अब ये जितने भी लोग आए हैं ये सब अधिकतर पार्षद थे। पार्षद से 27 साल के बाद सरकार आई तो इन सबको मौका मिल गया। तो मैं सरकार से ये ना कहना चाहता हूं, पार्षद के दिमाग से थोड़ा ऊंचा उठ के सोचें। ये दुनिया, ये सब के सब अधिकतर लोग सीधे कारपोरेशन के बिल्डिंग के ऊपर इनका दिमाग चला जाता है, जबकि के लिए आप जिक्र कर रहे हैं सर। ये सब के सब अगर ये दिल्ली के स्तर पर सोचें तो अच्छा काम हो सकता है। एक मंत्री उठा करके सुबह एमसीडी के जेई को कॉल करता है, अरे भाई तुम मंत्री हो यार, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फोन करो, उनसे काम कराने के लिए बोलो। लेकिन वो ये तो दिखा रहे हैं ना कि हम ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, हम जमीनी नेता हैं और किसी को भी हम कॉल कर सकते हैं। जनता से हमें ग्राउंड लेवल पे जुड़ना है, गटर लेवल पे नहीं जुड़ना है। आप कह रहे हैं एक हायरार्की मेंटेन करनी चाहिए। हार नहीं, आपको लेवल पे वहां जाना है, वहां पर भी बात कीजिए। आपने इतनी सारी ब्यूरोक्रेसी की फौज किस लिए रखी हुई है? क्या करेंगे ये लोग? उसके नीचे दानिश कैडर के लोग रखे हुए हैं, क्या करेंगे? चीफ इंजीनियर्स वगैरह क्या करेंगे जब तक उनको मामले का पता नहीं चलेगा? मैं देखता हूं कि आप मंत्री हैं और कोई ऐसा इशू है तो आप चीफ इंजीनियर को बोलिए ना, भाई ये एरिया में इतना ज्यादा जल जमाव है तो आप इसको कैसे करेंगे? अब मंत्री पटवारी को फोन करता है तो ये तो हास्यास्पद स्थिति हो जाती है ना। मंत्री जेई के मेट को फोन करेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, कुछ मंत्री गंभीर है, जैसे है, ऐसा नहीं है सब जगह सब खराब है, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन अधिकतर को मुझे लगता है प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को इस बात की एक प्रयास करना चाहिए कि मंत्रियों को एक अच्छा प्रशिक्षण दे। और उसके बाद होता क्या है, हम चाहते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बेहतर तरीके से काम करें। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो एक दलित मंत्री हैं है, अब उनकी स्थिति है कि उनका डिपार्टमेंट ही कोई और चला रहा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का फोटो डीटीसी की बसों पे ही नहीं होता है। ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक पूर्वांचली नेता है बेचारा, वो एक मंत्री आपने बनाया है, उसको यही नहीं पता चलता हेल्थ मिनिस्टर को कि उसके नीचे जो है हॉस्पिटल के इंचार्ज जो बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, वो कब बनेंगे और कब चेंज हो जाएंगे, उसे ही नहीं पता होता है बेचारे को। आप आम आदमी पार्टी के विधायक है, कौन आपको बेस्ट कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री ठीक है, या कैबिनेट मंत्री में कौन, जिस तरह से आप कह रहे हो कि 1-2 मंत्री हैं अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, जो थोड़ी बहुत हमारे को अभी जो बल्कि सुन लेते हैं वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं है। सुनता जो है उसकी चलती नहीं है, जिसकी चलती है वो हमारी सुनता नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ी है। एक और चीज, देवेश ने अच्छा टॉपिक उठाया तो उसी पे मैं अब ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि साल भर के ज्यादा कार्यकाल में कुछ ऐसा काम जो दिल्ली सरकार ने आपके हिसाब से कुछ अच्छा किया हो?
हाँ, हमारे दिल्ली सरकार ने जो है मेहंदी रचे हाथों में सहभागिता की है इन्होंने। मंत्री मेहंदी रचे हाथ, झूला झूलने का प्रोग्राम में जाते हैं, जैसे सावन का महीना है उसके अंदर चले गए, किसी किटी पार्टीज में जा रहे हैं, ये अच्छे काम कर रहे हैं। और विपक्ष अपनी भूमिका पूरी अच्छी तरह से निर्वहन कर रहा है, आपको लगता है? नहीं, विपक्ष में हमारी आतिशी मैडम जैसे अनुभवी जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो अगर हम इनको कह रहे हैं कि दिल्ली की प्रॉपर दिल्ली की जो पेरिफेरियल है जो है उसका टोपोग्राफिक एक सर्वे होना चाहिए। उनको थोड़ा समय कम मिला, 4-5 साल एलजी ने तंग किए रखा, फिर केजरीवाल साहब को जेल भेज दिया गया जिसमें वो आरोपी नहीं थे, तो पूरा 4-5 साल पिछला डिस्टर्ब कर दिया। अब तो आपके लिए राहत है, जो जज हैं वो बदल गई हैं, कह रही हैं हम नहीं सुनेंगे, ये अब सही आएगा निर्णय या अभी भी डाउट है कोई कोर्ट पे? ने जो निर्णय लिया उससे जो जुडिशरी में जो कई मामले पर कई गाहे बगाहे सवाल उठते रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पे उठाया है और उसका असर आप देखेगा आने वाले समय में होगा। और जुडिशरी पर जो सवाल खड़े किए गए, सरकार और जुडिशरी के बीच में जो तालमेल कई बार मामलों में रहा, जब पहले जुडिशरी स्वतंत्र हुआ करती थी, अब कई बार सवाल उठते हैं, तो उसको केजरीवाल जी ने उठाया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जुडिशरी की जो प्रतिष्ठा थी वो शायद बरकरार रहेगी केजरीवाल जी के इस स्टेप से। अब आपको 32 साल बीजेपी में रहे थे, क्या आपको अफसोस होता है कि वही आम आदमी पार्टी में आ गए और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर चलेगी? ये आता है कभी दिमाग में कि सत्ता में होते, आज कुर्सी पे बैठे होते, हो सकता है पूर्वांचल के आप नेता हैं, मंत्री होते? कोई बात नहीं, कोई ईश्वर, शायद मेरे को इससे ज्यादा बड़ा कुछ बनना हो, इसलिए मैं केजरीवाल साहब के साथ हूँ। ये सब प्रारब्ध का विषय। मैं देखिए एक खांटी हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ। लेकिन वो आपके साथी हैं सब तमाम, बीजेपी वाले 32 साल आपके साथ रहे। मैं उनके साथ रहा हूँ, कई लोग मेरे सीनियर हैं उसमें, कई लोग जूनियर हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ। अब वो तो बहुत बड़ी पार्टी है, अब तो मैं उतनी बड़ी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ रह करके मैं मानता हूँ कि न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। मैं तो भाजपा में मेरी स्थिति एकलव्य की तरह थी कि मैं अच्छा धनुर्धर तो था, लेकिन हमारी अंगूठा नहीं मांगा जाता था, वहाँ गर्दनें मांगी जाती थी, तो कहाँ से हम गर्दन उतार के दे देते? एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे कि क्योंकि पूर्वांचली नेता हैं और लंबे समय से राजनीति का आपका जो अनुभव रहा है, क्या लगता है आपको कि पूर्वांचलियों को दिल्ली सरकार पूरी तरह से जो दावे कर रही है वो तवज्जो मिल पा रही है, उत्थान हो रहा है पूर्वांचली समाज का? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पूर्वांचली का, मैंने कहा हमको भाजपा में जब तक मैं रहा टेम्पू भरवा करके समझा गया। जब भीड़ करनी होती थी, प्रदर्शन करना है तो पूर्वांचल के लोग आएंगे, नेतागिरी करनी है तो इनके लोग आएंगे। आज अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर और दिल्ली के सारे हिस्सों में पूर्वांचल के लगभग 45% लोग हो गए हैं। उनकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि उनकी उतनी हिस्सेदारी भाजपा नहीं देगी, क्योंकि अब आप दिल्ली प्रदेश भाजपा में जाइए, पूर्वांचलियों की मीटिंगें कहाँ होती है? उनको दड़बों में बिठाया हुआ है, इनका खाली प्रयोग कर रहा है। और जो छठ वगैरह मनाते हैं, जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, और खाली देखिए धार्मिक मामले भी नहीं है, आपने रोजी रोजगार के साथ भी जोड़ना चाहिए। सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर इस समय जो हार्श पोजीशन हो रही है, जो अनस्किल्ड लेबर्स में जो पूर्वांचल के लोग हैं, उनके साथ बड़ा अत्याचार है। उनकी रोजगार की चिंता नहीं है। उनको जो अनस्किल्ड सेक्टर में जो लेबर है, दिल्ली सरकार का कंट्रोल नहीं है। आपका कहना है कि जिस हिसाब से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, बताइए, मैं विपक्ष का प्रतिपक्ष का नेता हूं, मैं तारीफ करूं क्या इनकी? बिल्कुल, वो तो आपकी मेरे को जो कमियां लगती हैं कि आज पेट्रोल का दाम बढ़ गया। एक पूर्वांचल का व्यक्ति जो बेचारा 700-800 रुपए दिन में कमा रहा है, 500 रुपए कमा रहा है, डीजल का दाम बढ़ा दिया आपने, सीएनजी का दाम बढ़ा दिया आपने, दूध का दाम बढ़ा दिया आपने देश के लोगों को डरा दिया। सरसों का तेल आप कह रहे हैं, पूर्वांचल का आदमी बिना सरसों के तेल के रहेगा? वो सरसों के तेल में सब्जी भी बनाता है अपनी, बेचारा थोड़ा जिस दिन कमा लेता है तो मछली भी पकाता है उसके अंदर। ऐसी क्या स्थिति आ गई? ये भी है, सीएम से भी आप मिलते होंगे, पुराने दिन याद आते हैं? वो स्टूडेंट्स के स्टूडेंट यूनियन में थे हम साथ। मैं याद करके कल भी कह लूंगा, वो तो मैं मुख्यमंत्री जी के साथ ही था, कई वर्ष साथ रहा, और उनके साथ ऐसे कई और भी अनुभवी